नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन PYQ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? दर्पण का फार्मूला होता है 1/F। 1/F बराबर हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। 1/V प्लस 1/U। और अवतल दर्पण में U का मान हमेशा हम लोग माइनस में लेंगे। U का मान लेंगे हम लोग माइनस, और वस्तु का दिया है 10 सेंटीमीटर तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे V का मान भी हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं, तो V का मान दिया है -20। 20 दिया है -20 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें मान पुट कर दीजिए बराबर V का मान दिया है -20, -1/20 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1/10। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 से भाग दीजिएगा, एक बार हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ पे -10 से भाग दीजिए, 2 बार 2 का गुणा 1 में कीजिएगा तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/20। -3/20 1/F बराबर का मान आया है। या F बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका F बराबर हो जाएगा -20/3। 20/3 जब भाग दे दीजिएगा तो F का मान आ जाएगा आपका माइनस में 6.67। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण जो चूने का पानी दूधिया कर देती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण जो चूने का पानी दूधिया कर देती है। अगला देखिए, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है? यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है, इस कारण से इसे प्लाज्मा झिल्ली को पारगम्य कहा जाता है। अगला देखिए, आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन एक दिया इसमें, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। कथन 2 दिया है, इसे अणु का अपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। कथन 3 दिया है, इसमें परमाणु द्रव्यमान इकाइयों U के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, तो ये सही बात है। कथन 2 का है, इससे अणु का अपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है, ये भी सही है। 3 कह रहा है, इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में
यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तो भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? तो रोधी बांध, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रोधी बांध सिंचाई की विधि नहीं है। कूप सिंचाई की विधि है, नहरें विशेष की विधि है, रिवर लिफ्ट प्रणालियाँ सिंचाई की विधि है। अगला देखिए, यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकंड है, यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकंड है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.75 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति है। इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों v बराबर n लैम्डा, v बराबर n गुणे लैम्डा। तो v का मान दिया है 300 मीटर पर सेकंड, तो 300 मीटर पर सेकंड यहाँ पे 300 रखिए v की जगह पर। n का मान यानी तरंग की आवृत्ति हो जाएगा n, तो n वैसे ही रह जाएगा यहाँ पे। लैम्डा का मान दिया 0.75 मीटर, 0.75, तो n यहीं पर रह जाएगा, ठीक। 0.75 को इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, तो 300 बट्टे 0.75, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा। अब 75 से काटिएगा 300 को तो 4 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 400 हर्ट्ज। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी 400 हर्ट्ज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समविष्ट में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? कौन सी जनन विधि समविष्ट में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? तो लैंगिक जनन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए लैंगिक जनन। अगला देखिए, एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वाट है, 220 वोल्ट है। 110 वाट 220 वोल्ट है, तो बल्ब द्वारा ली गई धारा क्या है? तो इसका फार्मूला होता है P बराबर VI। P बराबर हो जाएगा P बराबर V इंटू I, ठीक। तो V का मान दिया आपको 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट यहाँ पर रख दीजिए, 220 बराबर है P का मान दिया है 110 वाट, तो यहाँ पे 110 वाट कर दीजिए इंटू I हो जाएगा यहाँ पे। I बराबर हो जाएगा 110 बट्टे 110 बट्टे 220, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 से 2 बार में कटेगा, तो आएगा 1/2 यानी आधा, यानी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला देखिए, धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला देखिए, फसल को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है? उच्च अपेक्षित उपज हो जाएगा, उच्च अपेक्षित उपज, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निलंबन बिलियनों से भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें नग्न आँखों से देखा जाता है। निलंबन बिलियनों से भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें नग्न आँखों से निलंबन को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पादप काय में विभाज्य ऊतक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा कथन पादप काय में विभाज्य ऊतक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है? कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला देखिए, अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? अत्यधिक व्यायाम के बाद
हमें पेशियों में ऐंठन क्यों अनुभव होता है? पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल संचय के कारण। तेरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल के संचय कारण। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? वह अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है तो वनस्पति प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है वनस्पति प्रवर्धन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर उच्चता तक उठाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है आप लोगों को, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, कार्य बराबर होगा W बराबर mgh। W बराबर mgh। तो यम का मान दिया है 22 केजी, बराबर लिखिए 22 गुणे जी का मान दिया है 10, एच का मान दिया है 4 मीटर। तो 22 चौक हो जाएगा, 22 चौक 88, 800 एक जीरो हो जाएगा, तो ये 880 जूल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 880 जूल। अगला देखिए, दो कार्बन परमाणुओं और एक हाइड्रोक्सिल OH प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? OH हो जाएगा तो एथेनॉल, OH से एथेनॉल। दो कार्बन परमाणुओं और एक हाइड्रोक्सिल OH प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एथेनॉल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी? किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी? परमाणु में धनावेशित नाभिक उपस्थिति, ये तो उसके मॉडल से की जा सकी थी, ये हुआ था उसमें। त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु में अस्थायित्व, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के अस्थायित्व नहीं बता पाए थे। अगला देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था और उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। मटर के पौधे किस प्रकार प्रजनन करते हैं? तो मटर के पौधे लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंगिक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? तो लेंस के लिए हो जाएगा 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। इसका है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v। लेंस के लिए ये हो जाएगा और दर्पण के लिए ये हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा दर्पण, ठीक, और लेंस कहेगा तो ये लगेगा। अगला देखिए, जब वायुरोधी डांट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है तो अधोमुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला प्रवर्धमान ऊर्ध्वगामी बल डैश कहलाता है। तो उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, एलिफैटिक कार्बन यौगिक में बनने वाले आवंध की प्रकृति कैसी होती है? एलिफैटिक कार्बन यौगिक में बनने वाले आवंध की प्रकृति कैसी होती है? तो सहसंयोजक सही आंसर होगा सहसंयोजक, ऑप्शन डी। अगला देखिए, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई 1000 केजी की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड में विरामावस्था में लाया जाता है। बल का परिणाम क्या होगा? इसके लिए बल का परिणाम के लिए फार्मूला लगेगा F बराबर ओमेगा, F बराबर
एम ए, तो ए का मान इसमें दिया नहीं, ए का मान निकालना, एम का मान दिया है यहाँ पर 1000 kg, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। ए का मान निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग, V बराबर U प्लस ए टी, V बराबर U प्लस ए टी। तो V का मान आपका हो जाएगा, ब्रेक लग रहा है यहाँ पे, ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, तो ब्रेकिंग के लिए हो जाएगा V का मान 0 लेंगे हमेशा, और U का मान दिया है 10 प्लस A का मान निकालना है, T का मान दिया है 5, तो 5A बराबर हो जाएगा -10, तो A का मान आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा -2। तो हम लोग यहाँ पर A का मान 2 रखेंगे, A का मान यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन। आंसर सही आंसर होगा इसका 2000 न्यूटन। ये माइनस जो आया दोस्तों, नकारात्मक चिन्ह दर्शाता है, नकारात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बल गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, बल गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए माइनस आया है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 न्यूटन। अगला देखिए, यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी 50 मीटर पूर्व तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आती है तो इसका औसत वेग है। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन कितना हो रहा है इसमें, बिंदु मान लीजिए ए यहाँ पे हो गया, ठीक, बिंदु ए हो गया, ए से बी तक जा रहा है तो हो जाएगा, ए से बी तक जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, और फिर इसमें बोला है 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आ जाएगी, तो यहाँ तक गया और यहाँ तक फिर वापस आ गया, इसका विस्थापन हो जाएगा 0। और जब विस्थापन हो गया 0 तो औसत वेग भी हो जाएगा 0। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो औसत वेग नहीं निकलेगा, तो विस्थापन 0 तो औसत वेग भी 0। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकते हैं? डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकते हैं? तो डिटर्जेंट जो है कि कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य कर सकते हैं। डिटर्जेंट कठोर और मृदु जल दोनों में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई PYQ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।